Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 13th of December 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. Now, first of all, we will have some questions based on the previous day session. So सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं किसके रिगार्डिंग में, जो वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट आई है उसके रिगार्डिंग में। और अभी देखो ये रिसेंट 3 इयर्स के आसपास इसको हुए हैं, तो अभी इस यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो व्हेन वाज द थर्ड एडिशन, तो थर्ड एडिशन है वो 2024 में रिलीज हुआ है। ये 2022 से स्टार्टिंग हुई थी वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट की, जिसको रिलीज करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट 2024, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इसको रिलीज करता है। दैट इज द सिंपल आंसर। व्हेन वाज द वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 2022 से इसकी स्टार्टिंग हुई है वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट की। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड में जिनकी जो है एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। What percentage of renewable capacity additions globally did solar capacity represent in 2023? सो 2023 के एंड तक का डेटा अगर हम देखें तो वर्ल्ड में जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, आप सब जानते होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो रिन्यू होती रहती है, जैसे कि जो फ्लोइंग वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी एनर्जी। ठीक है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है, और रिन्यूएबल एनर्जी का ही एक टाइप है आपका सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी अभी वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी में से 75% का अपना पार्ट रखती है। मींस अगर मैं ये करूं कि ये पूरी रिन्यूएबल एनर्जी का एक जो है सर्कल है, तो ऐसे मान करके चलो आप कि इसमें से ये 75% लगभग आपका सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी का जो 25% है इसमें बाकी अदर टाइप्स की सोलर जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इसमें शामिल है, इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री डोमिनेट्स विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। तो हम अगर बात करें तो चाइना इसमें नंबर 1 पे है। 43% ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी को चाइना जो है होल्ड रखता है, उसके यहाँ पर प्रोड्यूस होती है सोलर एनर्जी। Where is the headquarters of the International Solar Alliance located? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है आपका गुरुग्राम, इंडिया में। और 2015 में इसका क्रिएशन हुआ था, जब जो है सीओपी की मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग के लिए मोदी जी वहाँ पे गए थे फ्रांस, दैट इज पेरिस में। और फर्स्ट लोक अदालत, अब लोक अदालत के रिगार्डिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि कई लाख केसेस जो है उसने सॉल्व कर दिए। तो ये जो फर्स्ट लोक अदालत थी वो गुजरात में लगी थी, और वो भी 1982 में। गुजरात का जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां से स्टार्ट हुई थी लोक अदालत की, 1982 जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो पीपल के वेलफेयर के लिए स्टेट हमेशा एफर्ट्स लगाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 38 ये कहता है कि स्टेट जो है हमेशा इसके लिए एफर्ट्स लगाएगा। चलो आपके लिए क्वेश्चन दे लेता हूँ, 15, 14 और 48 ये तीनों ही आर्टिकल किस किस से रिलेटेड हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा और इन आर्टिकल्स को लर्न कर लेना कि ये दो फंडामेंटल राइट्स से हैं, और ये दोनों आर्टिकल डीपीएसपी से हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे पास है अब आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज है। सबसे पहली तो इसमें है कि इंडिया में एक पर्सन ने इतिहास रच दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी इसने, और वो पर्सन है डी गुकेश। डी गुकेश क्या किया इन्होंने? ये वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन बन चुके हैं, वर्ल्ड के यंगेस्ट। इन्होंने 18 ईयर की एज में वर्ल्ड का जो चेस चैंपियनशिप अवार्ड है उसको जीत लिया। वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ गए हैं अब ये जो है चेस की चैंपियनशिप में। ये हैं मिस्टर डी गुकेश। इन्होंने ये अवार्ड को जीता है, या मैं कहूँ इस टूर्नामेंट में अपने नाम कर लिया इस विक्ट्री को। 18 ईयर ओल्ड हैं। कहाँ से हैं ये? चेन्नई से। देखो जब भी ऐसे जो न्यूज़ होती है स्पोर्ट्स वगैरह में, तो ये मान करके चलिए कि ऐसे जो ये जो पर्सनालिटीज होती हैं
उनके नेम और उनका स्टेट पूछ लिया जाता है कई बार कि वो किस स्टेट से हैं। तो चेन्नई आप जानते होंगे, तमिलनाडु। यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चैंपियन बन चुके हैं। इन्होंने डिफीट किसको किया, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो इन्होंने डिफीट किया है चाइना के डिंग लेरेन को, है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इन दी 14th एंड फाइनल गेम में इन्होंने इसको हरा दिया। और ये मैच कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट जो हुआ था, चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2024 में, ये कहाँ हुआ है, सिंगापुर में हुआ है। विजेता इसको कौन है, किसने इसमें विक्ट्री अचीव की है, तो वो है डी गुकेश। किसको डिफीट करके, तो उन पर्सन का नाम है चाइना के डिंग लैरेन। ठीक है, इनको हराया है। अभी अगर हम बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड का एक जो अब तक का रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड के यंगेस्ट जो चेस चैंपियनशिप थे, तो रसिया के गैरी कास्परोव थे। रसिया के गैरी कास्परोव, इन्होंने अपनी 22 ईयर एज में जो है वर्ल्ड की चेस चैंपियनशिप अपने नाम की थी। और अब इसके बाद अगर कोई विजेता बन गए हैं सबसे कम उम्र के, तो 18 ईयर की एज में बन गए हैं हमारे डी गुकेश। तो इंडिया का भाई इन्होंने नाम रोशन कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चंस तो बनते हैं। मैच की डिटेल की अगर बात करें तो मैच में बहुत सारे जो है मूव्स इसमें होते हैं। तो इसमें ऐसे समझो कि 6 टाइम तक आते आते, लास्ट टाइम तक आते आते इनका मैच ड्रॉ होने वाला था। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी किसी को हरा नहीं पा रहा था, डिफीट नहीं दे पा रहा था। लेकिन जो लायरेन हैं जो चाइना के, उनसे एक छोटी सी गलती हो गई लास्ट वाले अटेम्प्ट में, और फिर वहां पर डी गुकेश जीत गए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है, इसमें दोनों ही पर्सन एशिया से हैं। दोनों ही प्लेयर कहाँ के हैं, एशिया के हैं। तो एशिया के ही जो दो लोग थे उनके बीच में कंपटीशन था, अदरवाइज ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और गुकेश इज द ओनली 18th वर्ल्ड चैंपियनशिप इन हिस्ट्री एंड थर्ड एशियन। एशिया से ये तीसरा आदमी है, थर्ड प्लेयर है जिसने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। अदरवाइज इससे पहले सब आउट ऑफ एशिया के लोग ही रहे हैं, फॉलोइंग विश्वनाथन एंड डिंग लायरेन। इससे पहले इंडिया के एक पर्सन थे जिनका नाम था विश्वनाथन, और इनसे पहले थे डिंग लायरेन। तो एशिया से 3 लोग हो गए अब, पहले इंडिया के विश्वनाथन, चाइना के डिंग लायरेन, और अब थर्ड पर्सन हो गए हैं हमारे डी गुकेश। तो एशिया से 3 लोगों ने इस अवार्ड को, इस विक्ट्री को अपने नाम किया है। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब छोड़िए, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में तो ऐसे समझो इसने बहुत सारा जो है पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट कर रखा है इस इश्यू ने। और इश्यू है जो है वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस पोल्स। तो अभी हुआ क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसने इस बिल पर अपना यस दे दिया है, अपना बोल दिया है कि ठीक है भाई, कैबिनेट इसको अप्रूव करती है। अब होगा क्या कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के एक साथ इलेक्शन जो कराने के लिए एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन आएगा, और विंटर सेशन में ही उसको लेकर के आएंगे। मींस अब जो ड्राफ्ट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, अब उस पर आएगा बिल, और उस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। और जब वो लॉ बन जाएगा पास होने के बाद, तो फिर आने वाले 2029 से साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे लोकसभा के और स्टेट की असेंबलीज के। तो ये होने जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इसमें कोई रिक्वायरमेंट होगी क्या? तो इसमें 2 बिल होंगे। एक बिल है जो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस, एक बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करेगा, और जो अनदर बिल है वो है लॉज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मींस देखो, स्टेट्स में तो सब में अपनी असेंबली है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज की सबकी अपनी पास उनकी असेंबलीज नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इसीलिए सेपरेट बिल लाना पड़ेगा यूनियन टेरिटरीज विद असेंबलीज के लिए, जिनको हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस में ऑन पार लाना चाहते हैं। नेक्स्ट है अपोजिशन का रिएक्शन। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि भाई अपोजिशन इस पर अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देगी। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु के, वेस्ट बंगाल के, इन्होंने इस बिल को क्रिटिसाइज कर दिया है कि भैया ये डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब इसके आगे क्या होने वाला है। हालांकि इस बिल पर अराउंड 35 के आसपास जो पार्टीज हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया है,
ओनली 7 या 8 या 15 के आसपास कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने इसको अपोज किया है इस बिल को। द बिल्स आर एक्सपेक्टेड टू रेफर टू ए जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो जो जेपीसी होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको ये बिल भेज दिया जाएगा। वो इस पर स्टैंडर्ड डिटेल्ड स्टडी करेगी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, फिर अपनी रिकमेंडेशंस देगी। The Constitution Amendment Bill will not require ratification by at least 50% of states। आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो ये आप जान लीजिए कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात होती है तो बेसिकली हमारे पास में ये 3-4 तरीके हैं जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है। नंबर 1 होता है सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जैसे किसी लॉ को बनाते हैं, नॉर्मल लॉ को, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है। नंबर 2 पर आता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी होती है, जिसको हम 2/3 कहते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग की। एक तीसरे टाइप की स्पेशल मेजोरिटी, और हम कह सकते हैं जो थर्ड मेथड, वो ये है कि स्पेशल मेजोरिटी तो होगी लेकिन 50% जो स्टेट्स हैं, कम से कम 50% स्टेट्स इस पर अपना क्या दे दें, कंसेंट दे दें, एग्री हो जाएं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के उन आर्टिकल में अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। तो ये जो बिल आएगा, ये जो लॉ बनेगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें 50% स्टेट्स का परमिशन लेना पड़े। इट मींस अभी की जो करंट गवर्नमेंट है उसके लिए इजी होगा इस बिल को पास करवाना, इसको लॉ बनाना, क्योंकि 50% स्टेट्स की असेंबली से जो है एग्रीमेंट लेना तो जो है काफी टफ होता है। एक्सक्लूजन ऑफ लोकल बॉडी पोल्स। देखो, जो एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है क्या नाम तो रामनाथ कोविंद, उनकी उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यूनियन टेरिटरीज की असेंबलीज और जो लोकल बॉडीज होती हैं जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सबके इलेक्शन को एक साथ करवाया जाए। लेकिन इस समय कैबिनेट ने, जो यूनियन गवर्नमेंट की कैबिनेट है, उसने डिसाइड किया कि लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके इलेक्शन हम एक साथ कराएंगे, लेकिन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और म्युनिसिपैलिटीज हैं, मींस लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनको हम इससे बाहर रखेंगे। केवल 2 लेवल के इलेक्शंस एक साथ होंगे, नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के, तो इनको बाहर रख दिया गया है। ठीक है। पब्लिक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल में, ये बहुत सारे ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ के सीएम हैं, पार्टीज हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस को। अब अगर आप चाहें, थोड़ी बहुत आपके पास में एनर्जी हो, तो आप ऐसे मेरे को 3 रीजन्स बता सकते हैं, 1 2 3, कि जिससे हम ये कहें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है बेनिफिट प्रोवाइड करेगा इंडिया को, और 3 रीजन्स आप ऐसे बता सकते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी इंडिया के लिए। मींस 3 रीजन दे दो आप फेवर में और 3 रीजन दे दो आप इसके अगेंस्ट में हैं। क्या है? साइमल्टेनियस इलेक्शन, और या इसको हम कहें 1 नेशन 1 इलेक्शन। So guys, this was for today and we will meet again in another session with more questions and topics. So तब तक के लिए thank you very much. Bye bye. Take care.